वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी, पुराने लेक्चर्स आप रिवाइज कर रहे होंगे, इन वीडियोस का आप अच्छे से लाभ उठा रहे होंगे। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 14 पे। 14 पॉइंट हिंदी मीडियम, हिंदी में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स एवं वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या सरकार कदम उठा रही है संरक्षण के, क्या मुद्दे हैं, क्या उनके हल हैं, हर चीज हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग भी PDF पाना चाहते हैं इस लेक्चर की या पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप से ही आपको PDF मिलेगी। आप लोग कमेंट में पूछते हैं मैम PDF कहाँ से मिलेगी? पेड ग्रुप ज्वाइन करने से आपको PDF मिलेगी। वीडियोस फ्री हैं लेकिन PDF के लिए आपको हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे। उसमें हमारे मेंस के ग्रुप चल रहे हैं। UP PCS 2023 मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल ग्रुप सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसमें आप हमारा टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत ही अच्छे स्तर का कराया जा रहा है। कंप्लीट हैंड होल्डिंग, पूरा फीडबैक, आंसर राइटिंग, पूरा चेकिंग, सब कुछ आपको उसमें दिया जा रहा है। या फिर सिर्फ निबंध लेखन की कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारा ग्रुप चल रहा है। और जो लोग UP PCS 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो वो अभी से तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी होगी और अब तो वो मेंस की तैयारी पहले करेंगे फिर प्रीलिम्स की, तो उनके लिए हमारा शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें सब कुछ एक जगह पे, पूरा मटेरियल, सारे GS के सब्जेक्ट्स, हिंदी, एस्से राइटिंग, पूरा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ एक जगह पे कराया जा रहा है। रोज प्रैक्टिस कराई जाती है उसमें, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम GS 6 का पॉइंट नंबर 14 देखेंगे, हिंदी माध्यम का वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए, तो GS 6 का पॉइंट नंबर 14 है हमारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और आपके वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों देखेंगे हम। अच्छा, कोई आपसे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या है राष्ट्रीय उद्यान, क्या है वन्य जीव अभयारण्य, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। जब तक ये वाली चीजें आपको नहीं क्लियर होंगी तब तक पढ़ने का आगे कोई फायदा ऐसे कहीं खास रहेगा नहीं। देखो, सबसे पहली चीज तो याद रखना कि नेशनल पार्क जो है, देखो 3 चीजें होती हैं। एक होती है बायोस्फीयर रिजर्व, एक है नेशनल पार्क, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये वाला इक्वेशन याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से बड़ा होगा, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा होगा। पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखो। अब मैं आपको बताऊं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, सबसे छोटी की बात कर लेते हैं। ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकार या फिर किसी निजी एजेंसी के स्वामित्व वाला एक प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास ये तीनों ही हैं। इन तीनों का ही मतलब ये है कि जो आपके वन्य जीव हैं, जितना फ्लोरा फोना है, जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, उनका संरक्षण करना। याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, आप भी खोल लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहने का मतलब है पक्षी जानवरों की जो विशेष प्रजातियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। नेशनल पार्क कैसा संरक्षित क्षेत्र है? नेशनल पार्क एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होगा जो सरकार जो है वो वन्य जीवों की, वहां के प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के लिए स्थापित करेगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, सरीसृप हैं, इन सबको संरक्षित किया जाएगा। और नेशनल पार्क में वनस्पतियों को, जीवों को, ऐतिहासिक वस्तुओं को भी संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्देश्य वन्य जीव, उनके आवासी की जो आबादी है उसको व्यवस्थित करना, उसको सुनिश्चित करना। नेशनल पार्क के क्षेत्र में प्राकृतिक, ऐतिहासिक वस्तु, वन्य जीवन, इन सब की रक्षा करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रतिबंध कम होंगे, लोग ज्यादा आ जा सकेंगे, ज्यादा पब्लिक एंट्री है, ज्यादा आप जा सकते हो। नेशनल पार्क में आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हालांकि लोग ज्यादा नेशनल पार्क में जाएंगे क्योंकि नेशनल पार्क में सिवाय कंजर्वेशन के रिक्रिएशनल जो आपकी एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज होती हैं वो भी करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा फर्क आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और वन्यजीव अभयारण्य में, इसमें सॉरी नेशनल पार्क में।
भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जंगली इलाका है, वन्य जीवों को उनके अनुसार उनके अनुकूल माहौल दिया जाएगा, उसके साथ साथ सुरक्षा दी जाएगी जिससे वन्य जीव एक अच्छे प्राकृतिक माहौल में आराम से जी सके। इस बात पे ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग हैं उनके वो आ जा रहे हैं उसकी वजह से उनको कोई परेशानी ना हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये है जो मेन फर्क है दोनों में, इतना। भाई याद रखना, कोई स्पेसिफिकली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज बनेगी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और नेशनल पार्क टिपिकली बड़े होंगे सेंचुरीज से। नेशनल पार्क में दोनों प्लांट्स एनिमल स्पीशीज को आपका प्रोटेक्ट किया जाएगा। अंतर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए चीजें आगे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगी, कहने का ये मतलब है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य भूमि, जल, वायु इन सबको संरक्षित करने वाला एक क्षेत्र होगा जहां जानवर, पौधे मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना आराम से रह सकेंगे और प्रजनन कर सकेंगे। ठीक है जी, ये जो अभयारण्य होंगे ये ज्यादातर क्या होगा, जानवर पौधों की किसी विशिष्ट प्रजाति को, कोई पर्टिकुलर ऐसी स्पीशीज है जो एंडेंजर हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, उसको बचाने के लिए, उसका निवास स्थान को विनाश से, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए होगा। ठीक है, और नेशनल पार्क में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सरकार इसको प्रतिबंधित करेगी और मनोरंजन के अवसर प्रदान करेगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इसके अंदर ज्यादा हो सकेंगी। अब इस क्षेत्र में आमतौर पे विकास, शोषण, प्रदूषण इन सबसे इनको सुरक्षित रखा जाएगा और विश्व धरोहर स्थलों के रूप में भी इनको आप नामांकित कर सकती है सरकार। ठीक है, और ऐसे पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा जो प्राकृतिक सुंदरता पाना चाहते हैं, वन्यजीव मनोरंजक गतिविधि का आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैं आपसे कहूं, ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई जानवर संबंध आबादित रह सके वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ऐसा क्षेत्र जहां पे ऐसी संरक्षित भूमि जहां पे एक क्षेत्र होगा मनोरंजन, संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान सब चीजों का, वो नेशनल पार्क है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, और एरिया में कौन सा बड़ा होगा, राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जरूरी नहीं है कि शौचालय, आगंतुक केंद्र ऐसी सुविधाएं हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में हर तरह की सुविधा होगी ही होगी आगंतुकों के लिए। कोई प्रतिबंध नहीं होगा इतना नेशनल पार्क में। वन्यजीव अभयारण्यों में पौधों, जानवरों को हटाने के संबंध में भी अलग अलग नियम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और वन्यजीव अभयारण्य शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों में भी स्थित हो सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ज्यादातर आप देखेंगे थोड़ा सा रिमोट एरियाज में, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थित होंगे। मेरे ख्याल से मैंने काफी डिफरेंस बता दिया आपको, इस ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। और इन दोनों की ही स्थापना करता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दूंगी मैं, बस फिर आपका ये टॉपिक बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। हो गई इतनी बात क्लियर? कोई भी आपसे पूछे बेसिक चीज तो आपको पता तो होनी चाहिए इतनी बात। ठीक है जी, चलिए अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वाइल्ड लाइफ आपका एक्ट है 1972 वाला, ये एक अम्ब्रेला अधिनियम है। इसी के तहत हुआ था कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे हमारे देश में। ठीक है, अच्छा टाइम भी काफी हो चुका है इसे स्टैब्लिश हुए हुए, 1972 में ही आया था। अच्छा, हमारा संविधान क्या कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड? पहली चीज तो ये याद रखना कि 42nd जो अमेंडमेंट आया था, 42nd संविधान संशोधन 1976 का जो था, ये कहीं पे भी इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज। इससे जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट था वो राज्य सूची से, स्टेट लिस्ट से किस पे ट्रांसफर करा, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। पहली चीज। दूसरी चीज आपका आर्टिकल 51A का क्लॉज जी, क्या है ये बताओ मुझे कमेंट करके। और एक आपका है आर्टिकल 48A आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है मुझे कमेंट करके बताओ, मूल कर्तव्य में आता है। ये तीन आपको याद रखने हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो संविधान में प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो ये वाली चीज याद रख लेना जरूर से, एक मुझे कमेंट करके बताओगे जरूर। टोटल नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स कितने हैं कंट्री में, मुझे ये कमेंट करके बताओ। अब जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है आपका 1972 का, ये क्या करता है, ये जंगली जानवर, ध्यान से सुनना, जंगली जानवर और पौधों की जितनी अलग अलग प्रजातियां हैं उनके संरक्षण सारे के सारे कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, यही काम आएंगे आपके। उनके आवास का प्रबंधन,
जंगली जानवर, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों का व्यापार, उसके विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। याद रखिएगा, इस अधिनियम ने उन पौधों जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करा हुआ है जिन्हें सरकार अलग अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी प्रदान करती है। इसमें शेड्यूल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। और इसी अधिनियम की वजह से जो भारत का प्रवेश हुआ किसमें, साइट्स, सुना होगा आपने। वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे जो कन्वेंशन है, इसमें प्रवेश भी सरल बना भारत का, क्योंकि हमने ये एक्ट यहाँ पे लागू कर रखा था, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर इसके दायरे में नहीं आता था, लेकिन जब पुनर्गठन हो गया उसके बाद जम्मू कश्मीर पे भी ये लागू होता है। क्लियर होगी इतनी बात। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, याद रहेगा आपको। संवर्ती सूची में गया वन और वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण। 51A(G) से क्या गया, मौलिक कर्तव्य क्या है, वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना हर एक नागरिक का क्या है, मूल कर्तव्य, आपको आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं, आर्टिकल 48A में, कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, सुधार करेगा, देश के वनों को तथा वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। ठीक है जी। अब अधिनियम के तहत आती हैं अलग अलग सूचियां, अनुसूचियां, स्केड्यूल्स आते हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, 6 हैं पूरी। तो अगर ये देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा स्केड्यूल्स है 1 to 6। फर्स्ट में क्या आता है, इसमें जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको शामिल किया, और इनका मतलब टॉप लेवल का संरक्षण है। यूपीएससी में सवाल भी आया था कि अगर कोई जानवर को आपने शेड्यूल 1 में प्लेस करा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि ये वो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं जो सर्वाधिक संरक्षण की जिनको आवश्यकता है, और अगर उल्लंघन किया जाता है तो सबसे कठोर दंड भी आपको मिलेगा। तो इसमें एक तो पूरे भारत में शिकार पे प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब मानव जीवन के लिए खतरा हो या कोई बीमारी से पीड़ित हो या ठीक होना ना संभव हो, वो सब अलग हुई, लेकिन कंप्लीट पोचिंग पे बैन है। इसमें आप हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, एशियाई चीता, एलिफेंट, ये सब इसमें शामिल है। दूसरी सूची में कौन से आते हैं, दूसरी सूची में वो आएंगे जिनके लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है। फिर तीसरी चौथी आती हैं जिसमें भाई संकटग्रस्त नहीं है, उन्हें इसमें तीसरी चौथी में डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे खरगोश, बाज, ये सब है उसमें। पांचवी में ऐसे जंतु शामिल हैं जो वर्मिन जिनको बोलते हैं, पांचवी में सुना होगा आपने, वर्मिन, वर्मिन या परोपजीवी, मतलब छोटे जंगली जीव, ये सब, इनका शिकार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौवे, चमगादड़, चूहे, ये सब। और छठी अनुसूची में आपके आते हैं पौधे, निर्दिष्ट पौधे आते हैं, उनकी कृषि पे नियमन प्रदान करता है ये। और कौन कौन से पौधे आते हैं आपसे पूछ लूं क्या, पौधों का लिस्ट दी हुई है पूरी एक, तो 2, 4, 5 आपको पता होने चाहिए। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत कुछ निकाय गठित किए गए थे, वो बहुत जरूरी हैं, देख लो एक बार हल्का सा। पहला है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, NBWL, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसलिए बता रही हूं क्योंकि अभी नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, याद रखना। और सेंट्रल जू अथॉरिटी, चिड़ियाघर प्राधिकरण या केंद्रीय जैविक उद्यान, सेंट्रल जू अथॉरिटी इसी के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, वो भी इसी के अंतर्गत गठित की गई थी। फिर आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये इसके अंतर्गत आया था। तो कहने का मतलब है इसमें संशोधन भी हो चुके हैं, और अधिनियम के तहत हैं 5 तरीके के संरक्षित क्षेत्र। और वो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं ये देख लो फटाफट। इस अधिनियम के तहत कितने हैं संरक्षित क्षेत्र, 5। क्या क्या, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व। ये 5 तरह के संरक्षित क्षेत्र जो हैं ये इसी एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश होते हैं। संशोधन हो चुका है 91 में, 2002 में, 2006 में। 2006 में ये NTCA आया था, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़ सकते हो आप। 2022 में भी इसमें संशोधन हुआ है, इसमें साइट्स का जो कुछ प्रस्ताव थे उनको लागू करने के लिए ये हुआ था। ठीक है। इसी के तहत वन्यजीव विकास की पहले आई थी, इतना इंपॉर्टेंट कानून है। बाघ संरक्षण परियोजना आई 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ 1992 में, वन्यजीव गलियारे बने। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक एक्ट के अंतर्गत ही बनी थी। क्लियर। अब मैंने सारा बेसिक वाला बता दिया, अब देखना कितना आसान हो जाएगा लेक्चर को।
कंप्लीट करना। तो प्रदेश का आप जानते हैं विविधता पूर्ण भौगोलिक संरचना है, पिछला लेक्चर जिसने देखा उसे पता होगा, जलवायु पता होगी उसको साथ। इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं, जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज किसने की थी, सबसे पहले किसने दी थी, जरा मुझे कमेंट करके कौन बताएगा, बताओ। इसके संरक्षण के लिए प्रदेश में राष्ट्रोद्यान, वन्य जीव विहार, आरक्षित संरक्षण केंद्र, प्राणी उद्यान, इन सब की स्थापना की जाती है या फिर की गई है, ऐसे कहें। तो राष्ट्रोद्यान जो है, नेशनल पार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किसी क्षेत्र के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात प्राणी जात, वनस्पति जात, दृश्य भूमि, इन सबका टोटल संरक्षण, इन सबको कंप्लीट संरक्षण प्रदान ये करता है। राष्ट्रोद्यान न केवल वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के क्रम में पर्यावरणीय और भूमि धरोहरों को इस प्रकार से संरक्षण प्रदान करते हैं कि इसमें इनकी क्षति बिल्कुल ना हो। क्लियर? ये इतनी बात रही आपकी। राष्ट्रोद्यान की घोषणा, अगर हम घोषणा की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अनुसार राज्य को राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है। जब राज्य सरकार को ऐसा लगे कि कोई क्षेत्र है, मान लीजिए उसको प्राकृतिक, भौगोलिक, जैव विविधता एवं वनस्पति दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मतलब जियोमॉर्फोलॉजिकली, जूलॉजिकली, बायोलॉजिकली, हर तरीके से अगर वो महत्वपूर्ण समझता है, सरकार ऐसा मानती है कि ये क्षेत्र इस क्षेत्र में आना चाहिए, तब वह अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को राष्ट्रोद्यान के रूप में आशय घोषित कर सकती है। ठीक है। अब राष्ट्रोद्यान में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रबंधित होने के साथ साथ ही इन्हें संरक्षण की एक उच्च श्रेणी, मतलब टॉप मोस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा गया है राष्ट्रोद्यान। प्रशासन जो है वो सीमाएं निर्धारित करता है, केवल कुछ ही क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति है, और राज्य के प्रमुख जीव संरक्षक जो होते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये आपके इसके तहत बनते हैं। कहाँ गया वो, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, SBWL जो बना ना, उसके तहत ये नियुक्ति होती है। वो स्वीकृत कर देंगे गतिविधियां, वो बता देंगे अच्छा ठीक है आप इसमें जा सकते हो, तो उनकी अनुमति से आप कर सकते हैं चीजें। घोषित क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सारे नियम लागू होते हैं, मैंने आपको बताया, मतलब वही अनुसूचियां, वैसे ही हंटिंग पे कंप्लीट बैन और वो सारी चीजें सेम उसी तरीके से लागू होंगी। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रोद्यान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रोद्यान एक ही है, कौन सा, दुधवा राष्ट्रोद्यान। ठीक है। अब दुधवा राष्ट्रोद्यान को आप देखें तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पे पड़ता है, लखीमपुर खीरी और बहराइच में। और इसके अंतर्गत ही क्या आता है, इसमें आता है आपका दुधवा राष्ट्रोद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसके अंतर्गत आता है, और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ये ठीक है जी। मोहाना और सुहाली नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को 1861 में आरक्षित वन घोषित किया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट इसको बनाया गया था पहले। फिर 1977 में सरकार ने इस रिजर्व फॉरेस्ट को राष्ट्रोद्यान के रूप में घोषित कर दिया। 1972 में एक्ट आ गया, वहां से पावर मिल गई, तो राष्ट्रोद्यान आप घोषित कर सकते हो, कर दिया। फिर 1284.3 किलोमीटर वर्ग का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। ये नेपाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी सीमा साझा करता है, जिसे काफी हद तक मोहाना नदी द्वारा निर्धारित किया गया। आपको पता भी नहीं होगा ऐसी कोई नदी बहती है यहाँ पे, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र एक विशाल जालोड़ बाढ़ का मैदान है। अब जिसने पुराना लेक्चर पढ़ा है उसे पता है क्या होते हैं ये, मतलब लार्ज एलुवियम से डिपॉजिट एरिया है, एलुवियम फ्लड डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे, उससे बना ये मैदान। दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली बहुत सी नदियां हैं, सुहेली उससे घिरा है ये, और ऊंचाई आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। यहाँ के जो वन्य क्षेत्र में बहुत ही घने जंगल हैं, ग्रीन डेंस फॉरेस्ट हैं, लंबी घास और बहुत से पेड़ पाए जाते हैं, और हिरणों की कई प्रजातियों के अलावा यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, हाथी, फिर आपका सियार, लगड़बग्गा और वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गेंडा, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब आता है वन्य जीव अभ्यारण्य।
देश में सर्वप्रथम वर्ष 1956 में, मतलब इंडिया का पहला था ये, वन्य जीव परीक्षण संगठन बना। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई उत्तर प्रदेश में। तो वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य क्या था? जो प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण है तथा प्रदेश के जो वन्य जीव हैं उनके जो प्राकृतिक वास स्थल हैं उनका संरक्षण किया जाए। मेन रीजन पता है क्या है? मेन रीजन है हैबिटेट लॉस। तभी तो ये सड़क पे आ जाते हैं, फिर कॉलोनी में, सड़क पे न्यूज बन जाते हैं, क्योंकि आप इनका घर बर्बाद कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? इनकी कोई गलती थोड़ी है इसमें। हैबिटेट लॉस जो हुआ है, तो उस हैबिटेट को डेवलप करना, उसको प्रिजर्व करना। तो उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण वन क्षेत्र है, कितना है उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र? पिछले लेक्चर में कराया है, जरा कमेंट करो। इसका लगभग 1/3 भाग जो है वो वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है, वो इसके कंट्रोल में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आपको याद रखना। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1956 में स्थापित संगठन द्वारा सर्वप्रथम 1957 में चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना जो है वो की गई थी। याद रखना, जो पहले हैं वो सारे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अभयारण्य कौन सा ऐसा संरक्षित ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र जहां पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। लक्ष्य क्या है? वन्य जीव प्रजातियों को शिकार और अवैध शिकार से, इलीगल ट्रेडिंग, पोचिंग, इन सब चीजों से बचाना। यदि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को प्राकृतिक, भौगोलिक, जैव विविधता एवं वनस्पति दृष्टि से महत्वपूर्ण समझती है, तो वो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में नामित करने के लिए अथॉरिटी दी हुई है, अधिकृत किया गया है। और भारत के जो वन्य जीव अभयारण्य हैं ये आपके IUCN श्रेणी 4 कैटेगरी अलग अलग है, उसमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर बताइए जरा? ये सब आपको करवाया गया है प्रीलिम्स के टाइम पे। इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है? इसकी कैटेगरी 4 में ये आते हैं। ठीक है, एक चीज तो रही है जो आपको याद रखना है। अब वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रावधान, भाई उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा करेगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी आरक्षित वन के भीतर या बाहर, जरूरी नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का ही एरिया होना चाहिए, वो बाहर भी हो सकता है, उसमें एक अभयारण्य स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है, अगर उसे ये विश्वास है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, जैव विविधता, भू आकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी महत्व का है। ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स, ये लिख के आने आप लोगों को। ठीक है, एक रही ये वाली बात। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीव या उसके पर्यावरण की रक्षा एवं आवास का विकास। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ आप। फिर चीते लाने पड़ते हैं बाहर से, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। यहीं पे आवास पूरा मिलेगा, यहीं पे प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इतनी बात आपने देख ली, आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको कुछ रामसार साइट्स भी दिखाई देंगी, ठीक है ना। अब रामसार स्थल कितने हैं यूपी में पता है आप लोगों को? इंडिया में कितने हैं? पापा पिक, टेलीग्राम चैनल, ये कुछ याद आ रहा है इन सब चीजों से? ये जो चीजें हैं थोड़ी देख के चला करो, ये वाली चीजें भूलने की नहीं होती, याद रखना। मैं बता देती हूँ एक बार। रामसार स्थल जो हैं ये रामसार अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, जो लैंड कवर्ड विद वाटर है, ऐसे समझिए आप। ठीक है, 1971 में यूनेस्को ने इसको स्थापित किया था, एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में, और इसका नाम ईरान का शहर है रामसार, उसके नाम पे रखा गया था, क्योंकि उस वर्ष सम्मेलन पे हस्ताक्षर वहीं पे किए गए थे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें याद रखो। मुझे बताओ इंडिया में कितनी साइट्स हैं रामसार की और यूपी में कितनी? 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुआ था। ठीक है जी। अब ये रहे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य, ये आप देख सकते हो। हस्तिनापुर अभयारण्य स्थिति कहाँ है इसकी? जनपद मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर। और पाए जाने वाले जीव दिए हुए हैं
और निकटवर्ती रेल या सड़क का स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। चीतल, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, लकड़बग्गा 35 किलोमीटर पड़ता है, मेरठ सबसे पास है। ठीक है जी। फिर सुहागी बरवा अभयारण्य है, नाम भी नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, पता होने चाहिए सारे। जनपद महाराजगंज, बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू, जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट जिसको कहते हैं, जंगली भालू, अजगर, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। गोरखपुर है इसके सबसे पास 56 किलोमीटर पे, और महाराजगंज है 50 किलोमीटर। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य तपोवन लॉज जनपद बलरामपुर पड़ता है, गोंडा पड़ता है सबसे नजदीक 42 किलोमीटर। सुहेलवा अभयारण्य बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में पड़ता है। बाघ, चीतल, तेंदुआ, भालू, सुअर, जंगली बिल्ली, चिड़िया, बलरामपुर 60 किलोमीटर। फिर आपके सुरहाताल अभयारण्य बलिया में पड़ेगा ये। और गीदड़, मंगूज, नीलगाय, बंदर, स्थानीय प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटरी लोकल बर्ड्स होते हैं वो सब मिलती हैं। बलिया पड़ता है यहाँ से 30 किलोमीटर। सुर सरोवर अभयारण्य, आपको आया कुछ याद इससे? रामसर साइट है या नहीं है ये? जनपद आगरा, गीदड़, मंगूज, खरगोश, स्थानीय प्रवासी पक्षी मिलेंगे आपको। आगरा पड़ता है 20 किलोमीटर सबसे नजदीक। सामन अभयारण्य आ रहा है याद या नहीं? लिख के दो मुझे सारे यूपी के रामसर साइट्स के नाम। जनपद मैनपुरी, गीदड़, मंगूज, खरगोश, स्थानीय प्रवासी पक्षी हैं। मैनपुरी है 38 किलोमीटर। समसपुर अभयारण्य जनपद रायबरेली, गीदड़, मंगूज, आपका खरगोश, स्थानीय प्रवासी पक्षी। ये आपका ऊंचाहर 19 किलोमीटर है। सलोन पड़ता है आपका 10 किलोमीटर। सांडी अभयारण्य जनपद हरदोई, गीदड़, मंगूज, नीलगाय, स्थानीय प्रवासी पक्षी मिलते हैं यहाँ पे, और हरदोई 19 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। ठीक है। मंगूज जानते हैं आप क्या? किसे किसे बोल रहे हैं मंगूज यहाँ पे? मंगूज होता है नेवला, किसी को ना पता हो तो पता है तो अच्छी बात है। और फिर विजय सागर अभयारण्य जनपद महोबा, गीदड़, मंगूज, जंगली बिल्ली, स्थानीय प्रवासी पक्षी वही। महोबा पड़ता है 4 किलोमीटर। लाख बहोसी अभयारण्य जनपद कन्नौज, फिशिंग कैट, नीलगाय, गीदड़, मंगूज, बंदर मिलते हैं, लोकल प्रवासी पक्षी वो सब। कन्नौज है 40 किलोमीटर। फिर है आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो इम्पोर्टेंट है। आगरा, इटावा, आपका मगर, घड़ियाल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, एलिगेटर। क्या फर्क होता है क्रोकोडाइल और एलिगेटर, मगर और घड़ियाल में क्या अंतर है? कमेंट करके बताओ जरा, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ इसे। आगरा यहाँ से 70 किलोमीटर, इटावा 15 किलोमीटर। फिर आपका रानीपुर अभयारण्य जनपद बांदा, चित्रकूट, स्लॉथ भालू मिलता है यहाँ पे। स्लॉथ बेयर बहुत आलसी होता है, आपको स्लॉथ बेयर नहीं बनना है, आपको एक्टिव बेयर बनना है। ठीक है, आपको हिरन बनना है, स्लॉथ बेयर नहीं बनना है। काला हिरन और स्पर्फोल करके होता है, चित्रित तीतर, चिंकारा, ये सब। करवी 25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर जनपद में पड़ता है। तेंदुआ, नीलगाय, जंगली भालू, सांभर 30 किलोमीटर ललितपुर है। बघीरा अभयारण्य जनपद संत कबीर नगर, गीदड़, मंगूज, नीलगाय, स्थानीय प्रवासी पक्षी मिलते हैं। संत कबीर नगर 20 किलोमीटर। पार्वती अर्गा अभयारण्य जनपद गोंडा, ये आपके गीदड़, मंगूज, खरगोश, नीलगाय, जंगली बिल्ली, स्थानीय प्रवासी पक्षी हैं सब। गोंडा 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। ठीक है जी। फिर आपका पटना अभयारण्य, ये पटना में नहीं है, ये एटा में। ये फिशिंग कैट, गीदड़, मंगूज, खरगोश, नीलगाय, बंदर, लोमड़ी, जलेसर पड़ता है 10 किलोमीटर। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, कुछ याद आ रहा है? हर जगह तो हिंट दे रही हूँ, बताओ। जनपद उन्नाव, यहाँ पे सारा एवियन फौना है, मतलब बर्ड सेंचुरी है तो सारा एवियन मतलब ऑफ बर्ड। 8 किलोमीटर नवाबगंज। चंद्रप्रभा अभयारण्य जनपद क्या है? चंदौली, तेंदुआ, चिंकारा, सांभर, चीतल, मोर, ये सब। वाराणसी, मुगलसराय 65 किलोमीटर यहाँ से, और चकिया 20 किलोमीटर है। फिर कैमूर अभयारण्य जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, और तेंदुआ, काला हिरण, चीतल, रैटल, मोर, ये सब मिलता है। चुर्क है 20 किलोमीटर। किशनपुर अभयारण्य नेपाली तराई जनपद लखीमपुर वाला जो तराई बेल्ट है, बताया था ना तराई बेल्ट कौन सी है, कैसे, कौन सा डिवीजन है, क्या फर्क है, सब बताए। वो पड़ेगा। बाघ, तेंदुआ, स्वैम्प हिरन, मैलानी 20 किलोमीटर। कतरनिया घाट अभयारण्य नेपाली तराई जनपद बहराइच, बाघ, तेंदुआ, स्वैम्प हिरन, चीतल, नीलगाय, सांभर, बिछिया है 4 किलोमीटर। कछुआ अभयारण्य जनपद वाराणसी, कछुए की प्रजातियां मिलेंगी यहाँ पे आपको। गंगा डॉल्फिन मिलेगी, बाकी जलीय प्राणी मिलेंगे वाराणसी। ओखला अभयारण्य, ये गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, स्थानीय प्रवासी पक्षी, और दिल्ली 15 किलोमीटर, ओखला 15 किलोमीटर। ये सारे आपके अभयारण्य हैं। और रामसर साइट्स आपको मुझे बतानी है टोटल इंडिया में कितनी है और यूपी में कितनी है प्रेजेंट।
अपडेटेड बतानी है बिल्कुल। ये सारी आपको बहुत बार कराई जा चुकी है। ठीक है, चलिए अब प्रदेश में आप जानते हैं बाघ, हाथी, तेंदुए, गैंडे, बहुत सी पक्षियां, बहुत सी प्रजातियां हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे विविधता है, बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है, यहाँ पे प्रकार के वन्य जीवों का घर है। हालांकि राज्य को वन्य जीव संरक्षण से, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना करना पड़ता है। जिनमें से कुछ मुद्दे यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। देखो, पर्यावास का नुकसान और विखंडन, मैंने आपको क्या बताया, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है लैंड का बहुत ज्यादा, और हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा है। वन कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, खनन माइनिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बहुत चल रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है। इसके कारण पर्यावास का नुकसान इन्हें झेलना पड़ता है, जो चीज उत्तर प्रदेश के वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। वनों के छोटे और अलग थलग हिस्सों में विखंडन भी जानवरों की आवाजाही को प्रभावित करता है, जिससे आनुवंशिक विविधता, इसका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसका नुकसान होता है और जनसंख्या में गिरावट आती है। अच्छा, आपने बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो, जैव विविधता की अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि जैव विविधता का जो हनन हो रहा है, मतलब हमारे ग्रह पे जीवन की कुल मात्रा और विविधता सब कुछ आता है बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें आपको मिलेगी 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होगी आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब पर्टिकुलर प्रजाति में क्या विविधता है। एक आपकी जेनेटिक होती है, अनुवांशिक, जो अभी देखी हमने, और एक आपकी होती है इकोसिस्टम कंप्लीट। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें तो जैव विविधता और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित हमारे सामने जो चुनौतियां सबसे बड़ी आती हैं वो यही आएगी। पर्यावास की हानि है, बहुत ज्यादा विखंडन है ना, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा है। एक आती है आक्रामक प्रजातियां। कई बार ऐसा होता है मनुष्य द्वारा पेश कर दी जाती हैं कुछ गैर स्थानीय प्रजातियां, जिनको मतलब जो नेटिव स्पीशीज नहीं होती हैं, वो स्थानीय प्रजातियों के साथ क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी और उन्हें विस्थापित कर देंगी। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य कारण को बाधित करेंगी और बीमारियां फैलाएंगी। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं अतिदोहन, ज्यादा मत्स्य ग्रहण, शिकार, लकड़ी, वन्य उत्पादों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बार बार आप उनका दोहन करे जा रहे हो, एक ये दिक्कत है। एक आपकी प्रदूषण, भाई रसायनों एवं अपशिष्ट उत्पादों से हवा, जल, मृदा, इन सबको प्रदूषण मिलता है। जागरूकता की दिक्कत है, महत्व नहीं समझते लोग बाग इन सब चीजों का। गरीबी और असमानता बहुत है, गरीब लोग अपनी आजीविका के लिए कहाँ पे निर्भर हैं, प्राकृतिक संसाधनों पे, जिससे अतिदोहन होगा, पर्यावास का विनाश होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लिख के आ सकते हो इसमें, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन होगी, फिर जाना पड़ेगा अफ्रीका पूरा जहाज लेके बड़ा सा, है ना। अब एक दिक्कत ये भी तो है ना, आजकल आप देखो बाढ़ कितनी आई हुई है, एनक्रोचमेंट हो रहा है रिवर बेड्स का। हर एक को तो गंगा जी के, अब वहां जाते हैं, मैंने देखा लोग ऋषिकेश वगैरह जाएंगे, वहां पे हमें तो रिवर साइड चाहिए रूम, रिवर साइड रूम चाहिए। अरे भाई तुम रिवर साइड ही रहने लग जाओ ना, होटल बने हुए हैं, खिड़की खोलो, सामने गंगा माँ बह रही है। अब उस दिन जिस दिन उन्हें गुस्सा आएगा वो बहा के ले जाएंगे आपको साथ में अपने। ये हो रही है दिक्कत, इंसान इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है नेचुरल चीजों के साथ। अवैध शिकार और वन्य जीवों का अवैध व्यापार, ट्रेड बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड है। मांस के लिए उनकी स्किन और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, जैसे वो जो होता है आइवरी टस्क्स, है ना, हाथी के दांत, इन सब अंगों के लिए वन्य जीवों का अवैध शिकार उत्तर प्रदेश में एक सतत समस्या है। बाघों, तेंदुओं, गैंडों, इन सबकी प्रजातियों को अवैध वन्यजीव व्यापार में उनके उच्च व्यवसायिक मूल्य के कारण शिकारियों द्वारा लक्षित किया जाता है, जब बिकते बहुत महंगे हैं सामान, है ना। ओरिजिनल आइवरी टस्क से बना हुआ है ये, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। दिस इज ओरिजिनल 100% लेदर, बड़ा प्राउड फील करते हैं दुनिया, जानवर की स्किन पहन के बड़ी खुशी होती है लोगों को। शाहरुख खान वाली लेदर जैकेट लेंगे, है ना। खैर, फिर आपका मानव वन्य जीव संघर्ष, मैंने आपको बताया ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, वन्य जीवों के आवासों पे अतिक्रमण हो रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहे हो आप उनके आवासों पे, तो वो आएंगे फिर आपके घर में रहने। मनुष्य और जानवरों के बीच संघर्ष ज्यादा बार होता है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हाथियों और बाघों को लोगों पर हमला करने और मारने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण मनुष्य द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है। फिर रिटेलिएशन इंसान भी करता है। सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? इंसान। धन और संसाधनों की कमी, ये तो आप हर जगह देखते ही जा रहे हैं, हर पॉइंट में, हर लेक्चर में हमने यही देखा, लैक ऑफ फंड्स। तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास धन और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य का वन विभाग कर्मचारियों की कमी और उपकरणों से लैस है, जिससे वन्य जीवों की प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती, सुरक्षा करना मुश्किल होता है। इक्विपमेंट ही नहीं है मॉडर्न, पुराने सब चलते ही नहीं हो। देखा है कई बार कि उस तेंदुआ पकड़ने आए थे, उन्होंने वो चलाया, क्या बोलते हैं उसको, जिससे बेहोश हो जाता है जानवर, वो चला ही नहीं। फिर आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज तो है ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। बढ़ता तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, जानवरों के लिए भोजन पानी की कमी है, तो उनको नहीं मिल पाती फिर प्रॉपर चीजें, उससे भी उनकी आबादी गिर जाती है। फिर आपका जागरूकता और संरक्षण उपायों की कमी, अवेयरनेस नहीं है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इतने नहीं चलते। आम जनता में वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य सरकार को वन्य जीवों के आवासों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने हैं। अवैध वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना है, अवैध शिकार को रोकना है, कंप्लीट बैन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं कोई सुनता। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश में को अपनी वन्यजीव संरक्षण नीतियों को मजबूत करने और वन्य जीवों के आवासों की रक्षा और उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत ही प्रभावी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। इसमें राज्य के वन विभाग के लिए धन और संसाधन बढ़ाना, अवैध वन्यजीव व्यापार पर नकेल कसना और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना। भाई प्रॉपर लैंड यूज मैनेजमेंट होना चाहिए, लैंड यूज प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ निवास स्थान के नुकसान और विखंडन को कम करते हैं। फ्रेगमेंटेड नहीं चाहिए। अब छोटा सा आप एक डॉग लेके आते हो घर में पालने के लिए, उसको भी कहा जाता है भाई फ्लैट्स वगैरह जो बन रहे हैं आजकल, उसमें नहीं पालते लोग ज्यादा, तो उनके पैर खराब हो जाएंगे टाइल्स पे चल के, पत्थर पे चल के। इनको खुला मैदान चाहिए घूमने के लिए, घास चाहिए। तो बताओ छोटा सा जानवर पालना है घर में, जो कि पालतू जानवर है, उसको पालने के लिए भी जगह चाहिए। तो जंगली जानवरों को नहीं चाहिए क्या घूमने के लिए जगह? ये वाली चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा से ज्यादा करती जा रही हैं। ठीक है जी। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है, उसने राज्य के जरूर कुछ ना कुछ स्टेप्स, हर सरकार उठाती है, सारी चीजें करती है, तो क्या सरकार स्टेप्स उठा रही है, क्या कर रही है, ये देख लो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सी कार्य एवं योजनाओं की पहल की है, जिनमें से कुछ कार्य और पहल आप देख सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है सरकार ज्यादा से ज्यादा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न जानवरों को प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए कई वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की है। राज्य के कुछ प्रसिद्ध अभयारण्य आप जानते हैं, दुधवा, कतनिया घाट, चंद्रप्रभा, ये सब स्टेप्स क्यों उठा रही है सरकार? जिससे उनका संरक्षण हो सके अच्छे से। अवैध शिकार विरोधी उपाय, सरकार ने वन्य जीवों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए कई अवैध शिकार विरोधी पहल की भी शुरुआत की है। राज्य ने अवैध शिकार गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक विशेष स्पेशल टास्क फोर्स भी स्टैब्लिश की है, जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उसमें वन रक्षक तैनात किए जाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं उनको तैनात किया जाएगा। लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको ज्यादा जरूरत है सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाघों, गैंडों और हाथियों जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए कदम उठाए। ये टॉप कार्निवोर्स हैं, फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ये खत्म हो गए। राज्य ने इन जानवरों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन केंद्र बनाए हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स, और प्रजनन कार्यक्रम भी स्थापित किए। इको टूरिज्म, ये तो हमने पढ़ा था ना, जब हमने टूरिज्म पढ़ा था पूरा, तो हमने इको टूरिज्म पढ़ा था कि इको टूरिज्म को सरकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने स्थानीय समुदायों के लिए राजस्व उत्पन्न, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है लोकल कम्युनिटीज के लिए। सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। राज्य ने वन्यजीव अभयारण्यों में और उसके आसपास कई प्रकृति शिविर, आपके नेचुरल कैंप्स लगाते हैं, सफारी, जंगल सफारी होती है, नाइट सफारी शुरू हो रही है अब तो लखनऊ के पास, इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए और बहुत सारी और चीजों के लिए भी सारी चीजें चल रही हैं।
सामुदायिक भागीदारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए, भाई ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोकल कम्युनिटीज हैं वो बेटर समझती हैं पेड़ पौधों को, वहां के इलाकों को, वहां की सब चीजों को, उनको शामिल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। उसके लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। तो राज्य ने समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम, एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं। वो स्थापित किए जा रहे हैं जहां ग्रामीणों को वन्यजीव और उनके आवासों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें क्या है, इसने लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाया है और ज्यादा उसमें आपकी वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, जागरूकता अभियान है, इन सब का आयोजन किया जाएगा जिससे लोगों को पता चले इन सब के बारे में। बचाए गए जानवरों का पुनर्वास। सरकार ने बचाए गए जानवरों को चिकित्सा देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए, भाई उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिले। आजकल आप देखा बहुत से एनजीओज कितना अच्छा काम कर रहे हैं डॉग्स के लिए, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र जानवरों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए जो भी आपको भाई सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ सरकार जो है प्रदान करेगी। फिर है आपका संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। इसमें सरकार ने लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी बढ़ाने के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसमें क्या है, भाई कैप्टिविटी में रखा जाएगा जो भी दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां, उनको प्रजनन कराया जाएगा और फिर उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा, पहले उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ा के। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन केंद्र, इसका 84-85 में इसकी स्थापना की गई। कुकरेल वन जो है लखनऊ, यहीं पे तो वो स्टार्ट हो रही है नाइट सफारी। नहीं पढ़ा था एक लेक्चर में। ये ऐसी पढ़ी हुई चीजें देख के याद आता है कि पुराना पढ़ा था, मैम ने पढ़ाया था। जिसके अंतर्गत हिरन, ऊदबिलाव, काकेर, ऐसी जो लुप्त प्राय वन्य प्राणी हैं, इनकी प्रजनन योजना चलाई जाएगी। फिर टर्टल्स का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। कछुओं का, बेचारे साफ पानी में ही रह पाते हैं तो बड़े जरूरी है ये। इसमें क्या है, गंगा को निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कछुए, उनका प्रजनन किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो उसमें गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत भारत सरकार इस योजना को पोषित कर रही है। तो ये जो योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में 1986-87 से, और इस योजना के अंतर्गत जो मांसाहारी कछुए कार्निवोरस हैं, काटा नहीं है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है तथा प्रत्येक वर्ष चंबल, मैनपुरी इत्यादि जनपदों से इनको लेके आएंगे। मतलब सारनाथ में एक कछुआ पुनर्वास केंद्र है, वहां पे कछुओं के अंडे लाए जाते हैं और फिर जब उनमें से बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे, उनको फिर गंगा में छोड़ा जाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना, इसमें क्या है, ये जो है योजना ये भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। मगरमच्छ और घड़ियाल, इसके संरक्षण के लिए ये स्टार्ट हुई है। इसके हेतु चंबल घाटी क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। इसका वानिक जो मुख्यालय वो आपका रणथंभौर है, वहां से संचालित हो रहा है, क्योंकि 3 स्टेट्स में आती है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये मेरे ख्याल से यूपीएससी में आया था सवाल पिछले साल, नहीं वो डेजर्ट नेशनल पार्क था शायद। ऐसी मतलब आते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी विस्तार वाले क्षेत्र आते हैं। इसकी स्थापना 1979 में जो है की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये जो योजना है ये पर्यावरण, वन एवं आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वाली है, वो मंत्रालय इसको देखता है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जॉइंट असिस्टेंस से उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व के लिए चलाई जा रही है। 744 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बिजनौर और सहारनपुर जनपद में ये विस्तृत है। ठीक है, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। इको डेवलपमेंट समझते हैं आप क्या होता है? पढ़ा है इको डेवलपमेंट। ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, ये लिख के आएंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा एग्जामिनर आपसे। इको डेवलपमेंट क्या होता है? इकोलॉजिकल मतलब ऐसा विकास जो पारिस्थितिकी तंत्र की समग्रता को ध्यान में रखकर अग्रसर हो, उसको कहते हैं समन्वित विकास। याद रखिएगा इस चीज को। इको डेवलपमेंट मतलब आप सारे स्टेक होल्डर्स को, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको संज्ञान में ले रहे हो और फिर बात कर रहे हो डेवलपमेंट की, उसको आप कहेंगे इको डेवलपमेंट। मतलब भाई जो वास्तविक जगत है उससे पर्यावरण का संकट, विकास का संकट, ऊर्जा का संकट, सामाजिक असमानता, ये सब समस्या एक दूसरे से अलग नहीं है। इन सब समस्याओं को एक साथ पहचानना, इनके लिए एक साथ काम करना, ये कहलाता है इको डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार,
राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, विजय सागर पक्षी विहार, समान पक्षी विहार और ये सुरहाताल पक्षी विहार, इन सबको शामिल किया है। इनको इको डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाए। फिर राज्य पक्षी सारस संरक्षण योजना, स्टॉर्क, देखिए देखा होगा ना, एम्बलम पे भी है स्टॉर्क, लंबे से पैर होते हैं चिड़िया के, लंबी सी गर्दन होती है। तो राज्य में जो सारस की संख्या है, जो उसमें गिरावट हो रही है, उसकी कमी को दूर करने हेतु इस योजना को चलाया जा रहा है। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 8,000 सारस बचे हैं टोटल, और जिसमें से 40% जो हैं वो प्रदेश में पाए जाते हैं हमारे। ज्यादातर आपको इसमें बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज में मिलेंगे। और यूपी का राज्य पक्षी आप जानते हैं, इसके संरक्षण के लिए 2006 से यूपी सरकार सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी है करके एक सोसाइटी है, उसका भी गठन किया हुआ है। फिर आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स, इसमें टोटल संरक्षण की बात है। केंद्र सरकार की सहायता से ये योजना सभी वन्य विहारों के विकास हेतु चलाई जा रही है। इसमें 2002-2003 से सभी पक्षी विहारों को भी शामिल कर लिया गया है। फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर, आप जानते ही हैं, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे, मेनली दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। इसमें क्या है, बाघों को और उनके आवासों की रक्षा करना, उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हो ये देखना। राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र, इस योजना में क्या है, राज्य के जो विभिन्न वन्यजीव क्षेत्र हैं उसमें प्रकृति व्याख्या केंद्रों की स्थापना शामिल है। ये केंद्र संरक्षण और जैव विविधता के महत्व के बारे में पर्यटकों को, स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में से, कहाँ पे, मतलब आगरा, बस्ती, इन सब में ये स्थापित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश बर्ड फेस्टिवल, ये एक एनुअल फेस्टिवल है, वार्षिक उत्सव है। पक्षी देखने, पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसको करवाया, मतलब और ऑर्गेनाइज किया जाता है। पक्षियों के आवासों के महत्व को समझाने के लिए, उनकी रक्षा की आवश्यकता, ये सब बताने के लिए, तो इन सब में जागरूकता पैदा करने के लिए इसमें ये मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखे, और भी आप कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ें, कुछ देखें तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो सरकार जो है वो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इन प्रयासों से विभिन्न जानवरों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और लोगों में वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली। इसी के साथ साथ ये लेक्चर हो जाता है हमारा खत्म। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन रखिए मेरे हिसाब से। कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी PDF चाहते हैं, ये रही जानकारी, इन नंबर से मिलेगी आपको। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखिए हमारा फ्री वाला। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करके रखिए, तभी आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जोरदार तरीके से करते रहिए, हंसते रहिए बढ़िया से। बहुत बहुत